Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.3, question number 1. On his bank statement, Qasim had a balance of 1,75,000 in his checking account. इसकी कासिम का जो बैलेंस है एक 1,75,000 इसके चेकिंग अकाउंट में मौजूद है। इसकी अगर बैंक स्टेटमेंट देखें, इसने एक चेक लिखा, ही रोट वन चेक फॉर 45,790। एक जो चेक था वो 45,790 का था एंड एनदर, और जो दूसरा चेक था वो 1,12,921 का था। व्हाट इज़ हीज करेंट बैलेंस? आपने बताना है कि इसका जो करेंट बैलेंस है वो कितना है। अगर मैं आपको जर्नल एग्जांपल दूँ, जर्नल एग्जांपल इसकी क्या होगी? अगर कासिम के पास टोटल अमाउंट, अगर डेली लाइफ की एक एग्जांपल दूँ, अली हो गया, अली के पास टोटल अमाउंट 2 लाख की है। 50,000 का वो एक चेक लिखता है, फिर 50,000 का दोबारा दूसरा चेक लिखता है। टोटल अमाउंट कितनी होगी? 1 लाख। टोटल अमाउंट 1 लाख होगी, मतलब जो दो उसने लिखे हैं वो 1 लाख के लिखे हैं। टोटल जो उसका बैंक अकाउंट था वो 2 लाख का था। अगर दोनों चेक को हम माइनस कर दें 2 लाख में से तो हमारे पास उसका करंट बैलेंस आ जाता है। एज इट इज़ कासिम के साथ भी कुछ हमने इसी तरह सॉल्यूशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल बैलेंस ऑफ कासिम। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल बैलेंस ऑफ कासिम कासिम का जो इनिशियल बैलेंस है वो उसकी कॉस्ट है 1,75,000। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सेकंड पॉइंट उन्होंने कहा है अमाउंट ऑफ फर्स्ट चेक। फर्स्ट चेक जो है वो 45,790 है, तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ फर्स्ट चेक। अमाउंट ऑफ फर्स्ट चेक 45,790। सेकेंड हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सेकेंड चेक। अमाउंट ऑफ सेकेंड चेक भी आपको सामने गिवन है 1,12,921। अब हमने इसका करंट बैलेंस फाइंड आउट करना है। करंट बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए आपके माइंड में ये होना चाहिए, पहले जो 2 चेक इन्होंने लिखे हैं उसको हम ऐड कर लेते हैं। तो आपने लिखना है टोटल अमाउंट ऑफ चेक। टोटल अमाउंट चेक की कितनी है? आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट ऑफ चेक में फर्स्ट चेक और सेकंड चेक दोनों को ऐड कर लेना है। 45,790 प्लस 1,12,921 हमें इनको ऐड करना है। 45,790 प्लस 1,12,921। हमारे पास जो टोटल अमाउंट आई है चेक की वो आई है 1,58,711। मतलब जितने चेक उसने लिखे हैं दोनों चेक, उनकी टोटल अमाउंट मिला के हमारे पास हो जाती है 1,58,711। अब उसका करंट बैलेंस कितना था? इसका करंट बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए आपने यहाँ लिखना है करंट बैलेंस ऑफ कासिम। करंट बैलेंस ऑफ कासिम। टोटल अमाउंट जो उनकी गिवन थी वो 1,75,000 की थी, वो हमने यहाँ गिवन अमाउंट यहाँ पे लिखनी है और उसको हमने माइनस कर देना है जो हमारे पास टोटल चेक हैं। 2 चेक उसने कट किए थे, एक चेक जो उसने लिखा था वो ये था और दूसरा चेक ये था। इन दोनों चेक को मिला के हमारे पास 1,58,711 आ गया था। अब जो उसका टोटल अमाउंट थी उसको हम टोटल अमाउंट ऑफ चेक में से माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो उसका करंट बैलेंस होगा। आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है।
जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट इसकी जो आएगी वो है 1,06,289। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट वीक वाजिद drove 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल। जो वाजिद है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? 283.4 किलोमीटर का कितने पेट्रोल में? 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल में। ही सेज दैट ही एवरेज्ड 1.75 किलोमीटर पर लीटर। उसका कहना था जो उसका एवरेज था वो तकरीबन पर लीटर उसको 1.75 किलोमीटर पड़ा है। आपने बताना है इज हिज आंसर रीज़नेबल, एक्सप्लेन। क्या इसका आंसर रीज़नेबल है या नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा? हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। देखेंगे अगर आंसर इसका 1.75 किलोमीटर आता है तो हम लिखेंगे येस इट इज़ रीज़नेबल, और अगर ये आंसर नहीं आता तो हम लिखेंगे ये नहीं है रीज़नेबल। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाजिद, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाजिद, बंद करो, 283.4 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल, नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल 16.2 लीटर। जो गिवन अमाउंट है हमारे पास फर्स्ट जो दी हुई है कि वो इसका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय वाजिद वो 283.4 किलोमीटर, नंबर ऑफ लीटर ऑफ पेट्रोल जो दिया वो 16.2 है। ठीक है, नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है। वाजिद ने बताया है कि एवरेज जो है वो 1.7 किलोमीटर पर लीटर होनी चाहिए। वाजिद की जो एवरेज है वो एवरेज है, एवरेज वाजिद एवरेज वो है हमारे पास 1.75 किलोमीटर पर लीटर। अच्छा जी, चूँकि हमने फाइंड आउट करना है कि इसकी एक्चुअल एवरेज होती कितनी है, तो हमने एक्चुअल एवरेज का फार्मूला लगाना है। एक्चुअल एवरेज का जो फार्मूला है वो आपने खुद लर्न करना है, ये आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। एक्चुअल एवरेज, एवरेज किसके इक्वल होता है? इक्वल होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड नंबर ऑफ, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लीटर, नंबर ऑफ लीटर। जो आपके पास डिस्टेंस दिया हुआ है वो क्या है? डिस्टेंस उसने कितना दिया हुआ है? 283.4 किलोमीटर। नंबर ऑफ लीटर हमारे पास जो गिवन है वो कितना है? वो हमारे पास है 16.2 पर लीटर जो है वो 16.2 है। हमने क्या करना है? हमने कैलकुलेटर लेना है। हमने यहाँ पे अमाउंट लिखनी है 283.4 डिवाइडेड बाय 16.2। हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर आया है 17.49। हमारे पास जो आंसर आया है 17.49 आया है, राउंड ऑफ करके ये हमारे पास आ जाता है 17.5। अब देखा जाए तो ये जो आंसर है क्या ये इसके बराबर है? ये 1.75 के बराबर है या नहीं है? ये नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे द आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल। क्यों? ये जो वाजिद की एवरेज है उसके साथ मैच नहीं होता। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल। वजह क्या है? दैट्स वाई, ऐसा क्यों है?
क्योंकि ये जो एवरेज गिवन है, वाजिद ने जो एवरेज बताई थी उसके साथ ये मीट नहीं करता। ये 1.75 किलोमीटर पर लीटर है, और जो यहाँ पे एक्चुअल एवरेज इसकी आई है हमारे पास वो 17.5 किलोमीटर है, और इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है मौजूद है। तो दैट्स वाई कि आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल, बिकॉज वाजिद की एवरेज जो वाजिद ने गिवन दी हुई थी हमें या बताई थी उसके साथ ये मीट नहीं करता। क्वेश्चन 3 है, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर अ टोटल प्राइस 139.2। सलमा ने 3.2 यार्ड का फैब्रिक ख़रीदा है जिसकी टोटल कॉस्ट जो है वो हमारे पास 139.2 है। हाउ मच डिड फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। आपने ये बताना है कि ये जो फैब्रिक ख़रीदा है इसने वो पर यार्ड कितने का पड़ा है इसे, ये हमें नहीं पता। एक चीज़ तो आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हमारे पास अब अगर देखा जाए तो हाँ यहाँ पे हमने पर यार्ड मतलब एक गज़ के हिसाब से या एक यार्ड के हिसाब से इसकी प्राइस फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैंने 5 बुक्स बाई की हैं और ये 5 बुक्स मैंने 500 की बाई की हैं, अब मुझे ये नहीं पता कि एक बुक कितने की होगी, तो जब मैं एक किताब का फाइंड आउट करूँगी तो मैंने क्या करना है कि 500 पे 5 को डिवाइड करना है, तो मेरे पास पर किताब जितना भी होगा वो आ जाएगा। एज इट इज़ अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल यार्ड ऑफ फैब्रिक, टोटल यार्ड ऑफ फैब्रिक किसके इक्वल है हमारे पास, 3.2 यार्ड के, 3.2 यार्ड। नेक्स्ट पॉइंट जो हमने लिखना है वो टोटल प्राइस ऑफ फैब्रिक है। टोटल प्राइस ऑफ फैब्रिक कितना है हमारे पास, 139.2 जो कि गिवन है। ठीक है, अब पर यार्ड हमने फाइंड आउट करना है। पर यार्ड कितना है, हमने यहाँ लिखना है फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। ये हमें फाइंड आउट खुद करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क लगा लें कि ये चीज़ आपको पता ही नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पर कॉस्ट के लिए पर यार्ड जब भी फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, जो अमाउंट होती है हम उसको टोटल पे डिवाइड कर लेते हैं। अमाउंट कितनी है, फैब्रिक जो हमने बाई किया है वो है कितनी कॉस्ट में फाइंड आउट किया था, बाई किया था 139.2। इसको हमने डिवाइड कर लेना है टोटल प्राइस ऑफ फैब्रिक को हमने किस पे डिवाइड करना है, टोटल यार्ड ऑफ फैब्रिक पे 3.2। अगर हमारे पास बुक्स होती ना तो यहाँ पे 500 हम ऊपर लिखते और कितनी बुक्स खरीदी हैं वो हम नीचे लिखते। इस तरह हमारे पास एक किताब के हिसाब से अमाउंट आ जानी थी। एज इट इज़ अब फैब्रिक है, इतना फैब्रिक टोटल कॉस्ट फैब्रिक की क्या ये है, और वो कितनी बाई की है, मतलब फैब्रिक कितना आपने बाई किया है तो वो नीचे आ जाना था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, एज इट इज़ आएगा यहाँ पे। अब हमने करना है इसको डिवाइड, कैलकुलेटर लेना है आपने, 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2, आंसर आपके पास आया है 43.5। एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, मोमना वॉक्स 3.5 किलो पर आवर, शी टुक 12 आवर्स वॉक। मोमना वॉक करती है 3.5 किलो पर आवर के हिसाब से, वो 12 आवर मज़ीद वॉक करती है। अब ये नहीं पता कि वो कितना दूर गई है या वो उसने कितना डिस्टेंस उसमें कवर किया है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे मोमना वॉकिंग स्पीड। मोमिना वॉकिंग स्पीड, कितनी स्पीड है मोमना की, 3.5 किलो पर आवर के हिसाब से, पर आवर के हिसाब से। नेक्स्ट है शी, उसने टाइम स्पेंड कितना किया वॉकिंग में, 12 आवर।
टाइम स्पेंड इन वॉकिंग। ट्वेल्व आवर। फाइंड आउट हमने क्या करना है, फाइंड आउट उन्होंने कहा है हाउ फॉर डिड शी वॉक, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, डिस्टेंस वॉक, जितना डिस्टेंस उसने वॉक में कवर किया वो लिखना है। नहीं पता, सबसे इजी, आप लोग फिजिक्स भी पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आप लोगों ने एक फार्मूला बहुत कॉमन देखा है, स्पीड की बात कीजिए, स्पीड का फार्मूला होता है स्पीड, या आप रफली लिख लें यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, हम इस फार्मूले के अंदर से ही इसको ड्राइव कर लेंगे। डिस्टेंस चाहिए, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दें, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड, ये डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जब भी हमने डिस्टेंस का फार्मूला ड्राइव करना है तो हम इस तरह स्पीड से इजीली फाइंड आउट करके कर सकते हैं, फिर इसको सॉल्व भी इजीली कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, टाइम मल्टीप्लाई स्पीड। टाइम हमारे पास क्या गिवन है, टाइम जो गिवन है वो हमारे पास 12 आवर गिवन है, 12 आवर। स्पीड जो गिवन है वो 3.5 किलो पर आवर के हिसाब से है, तो स्पीड भी लिख लें आप 3.5। अब हमने करना है, कैलकुलेटर लेना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 3.5 मल्टीप्लाई 12, आपके पास आ जाएगा 42। 42 लिख लेना है आपने। डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए किलोमीटर यूज़ होता है या मीटर यूज़ करते हैं हम, तो क्वेश्चन में तो किलो की बात की गई है, इसलिए यहाँ पे किलोमीटर साथ आएगा कि इतना ये डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है, द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। जो हाइकिंग क्लब है वो 7-day ट्रिप पर जाता है, गया। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। हर दिन तकरीबन वो 5.5 से 7.5 माइल्स के दरमियान तकरीबन हाइक करते हैं। इट इज़ रीज़नेबल, क्या ये रीज़नेबल है, टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डे द क्लब हाइक्ड। अज्यूम करने के लिए कि जो 7-day क्लब है उन्होंने 7 डे में कितना हाइक किया होगा। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, A, B, C, D। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हमने देखना है कि ये या तो इतना हाइक किया होगा या इतना या इतना या इतना। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रिप डेज, नंबर ऑफ ट्रिप डेज, टोटल ट्रिप डेज कितने हैं, 7। नेक्स्ट हम लिखेंगे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1 डे हाइकिंग। फर्स्ट 1 डे हाइकिंग का उन्होंने हमें दिया हुआ है 5.5, और सेकेंड डे हाइकिंग का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 7.5 माइल्स है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1 डे हाइकिंग लिखेंगे, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1 डे हाइकिंग। 1 डे हाइकिंग का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है 5.5। नेक्स्ट जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1 डे हाइकिंग, मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ है हमें। नेक्स्ट हम लिखेंगे मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1 डे हाइकिंग कितना है हमारे पास, 7.5। अच्छा जी, नेक्स्ट सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 7 डे। अब ये पर डे के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ है, ईच डे यानी एक दिन जो हाइकिंग डिस्टेंस है वो 5.5 है, और 5.5 और दूसरा जो है वो 7.5 माइल्स है, यानी कम से कम 5.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 है। तो हम अब 7 डे के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे, तो हमने यहाँ लिखना है मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 7 डे हाइकिंग। यहाँ पे आपने मेंशन करना है मिनिमम डिस्टेंस
ऑफ 7-day हाइकिंग। अब मिनिमम की वैल्यू क्या है? मिनिमम के लिए हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो 5.5 है, हमने यहाँ पे 5.5 लिखना है और 7 डे है तो मल्टीप्लाई 7। जब आपने 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने देखना है आंसर क्या आता है आपके पास। यहाँ पे आप 5.5 मल्टीप्लाई 7, हमारे पास आंसर आया 38.5। यहाँ पे आपने लिखना है 38.5। ठीक है, अब इसी तरह आपने नेक्स्ट ले लेना है। नेक्स्ट में अगर देखें तो हमारे पास मैक्सिमम सेकंड वाला, अभी हमने इसको सॉल्व किया है। अब जो सेकंड वाला वो ये है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 1 डे हाइकिंग था, अब हमने लिखना है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 7 डे हाइकिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप मेंशन करें मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 7 डे हाइकिंग। ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको ना आप यहाँ पे अलग से मेंशन कर लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो आंसर है ये इससे रिलेट कर रहा है, मिनिमम से रिलेट कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 7 डे हाइकिंग। अब देखिए मैक्सिमम के लिए हमारे पास जो वैल्यू गिवन थी वो 7.5 थी। 7.5 को भी आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 7 डे की बात हो रही है। जब आप 7.5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 52.5 माइल। 52.5 माइल। हाँ जी, अब आप देखेंगे जो दो आंसर आए हैं आपके पास, एक तो ये है और एक हमारे पास ये आंसर है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में देखें ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, मतलब कौन से पार्ट से रिलेट कर रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट जो था वो था लेस देन 35। क्या ये लेस देन 35 है? ये है नहीं है, तो इट मीन कि ये है ही नहीं, इसको निकाल दें। अब सेकंड वाला देखें, बिटवीन 35 से 55, इसको हम एंड पे देखेंगे। पहले हम सी की तरफ चलते हैं, पार्ट सी की तरफ। उसमें इन्होंने कहा इक्वली 55, क्या 55 आंसर आया है इनका? नहीं। डी वाला जो है वो मोर देन 55 है, मोर देन 55 माइल्स। इन दोनों में से किसी का आंसर आया नहीं, ना इसका 55 है ना इसका 55 है। अब जो लास्ट पार्ट रह गया है हमारे पास वो है बी बिटवीन 35 एंड 55। अब जो 35 और 55 के बिटवीन लाई कर रहा है वो एक 38 है और 52 है। कैसे? 35, 36, 37, 38, 38.5, इसी तरह 39, फिर 40, फिर इसी तरह आगे चलेंगे तो ये 52, 53, 54 और 55। मतलब कि ये बी से रिलेट कर रहा है, बी के उसमें लाइक कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखना है द मोस्ट रीजनेबल एक्सेप्शन, the most reasonable exception is between 35 and 55 miles. Question number 6. For a class party, the student council purchased 42 balloons at cost of 1.85 each. एक क्लास पार्टी में जो स्टूडेंट थे उन्होंने परचेज किए 42 बैलून्स। कॉस्ट कितनी आई है? एक जो बैलून है, एक जो बैलून है वो 1.85 का आया है। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून? अगर एक बैलून 1.85 आया है तो टोटल अमाउंट स्टूडेंट ने कितनी दी है बैलून को परचेज़ करने के लिए? सबसे पहले देखें, स्टूडेंट काउंसिल ने परचेज़ किए हैं 42 बैलून्स, एक बैलून्स 1.85 का है। टोटल अमाउंट आपने बतानी है कि स्टूडेंट ने कितनी पे की है बैलून के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, अगर हमने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, जैसे कि मैंने पेन परचेज़ किए हैं, तो एक पेन अगर मैंने 10 रुपीज़ का परचेज़ किया है, एक पेन 10 रुपीज़ का परचेज़ किया है, 42 पेन मैंने कितने के परचेज़ करने होंगे, मतलब 42 मुझे कितनी कॉस्ट में पड़ेंगे। ठीक है, जब एक 10 का है तो 42 कितने में पड़ेंगे फाइंड आउट करना हो तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने पर कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो तो हम डिवाइड करते हैं, और अगर हमने पर कॉस्ट दी हो, यानी एक चीज़ की वैल्यू दी हो तो हमने ज़्यादा फाइंड आउट करनी हो तो हम
मल्टीप्लाई करके करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिख लेना है नंबर ऑफ़ बेलून्स। नंबर ऑफ़ बेलून्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ बेलून्स हैं 42। सेकेंड आपने यहाँ पे लिखना है प्राइस ऑफ ईच बेलून। प्राइस ऑफ ईच बेलून। प्राइस ऑफ ईच बेलून 1.85 है। क्वेश्चन में गिवन है, ये स्टार्टिंग में ईच के हिसाब से दिया हुआ है। अब हमने फाइंड आउट करना है टोटल प्राइस ऑफ बेलून। टोटल प्राइस फाइंड आउट करनी है, अभी आपको मैं बता चुकी हूँ। टोटल प्राइस फाइंड आउट करनी है। टोटल प्राइस फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.85। क्यों करेंगे इसकी रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारे पास आएगा 77.7। एक दफ़ा आप करके चेक कर लें। 42 मल्टीप्लाई 1.85, 77.7 आंसर हमारे पास आ गया है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चीज़ बताई गई है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड फॉर योर लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। बैनर किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। कैसे होती है रेक्टेंगुलर फॉर्म, इस तरह ये रेक्टेंगल की फॉर्म में है, ये बैनर है। बैनर असल में आप कहीं पे भी जाते हैं तो बाहर बैनर में लिखा होता है, इश्तिहार लिखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल का हो गया, किसी भी स्कूल का नाम हो गया, या कोई भी आप किसी भी कोई मजलिस वगैरह होती है उस हिसाब से एक बैनर लगे होते हैं। तो वो असल में ज़्यादातर जो होते हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। रेक्टेंगुलर बैनर का उन्होंने बताया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर बैनर था जिसकी, और जो स्क्वायर फॉर्म में होता है उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वो कह रहा है दे पेड 3.75 पर यार्ड पेरीमीटर। पर यार्ड पेरीमीटर के हिसाब से, यानी पर यार्ड के हिसाब से उन्होंने 3.75 रुपीज़ दिए हैं। नेक्स्ट है फॉर द फैब्रिक। किसके लिए, फैब्रिक के लिए। कौन से फैब्रिक के लिए, जो बैनर था वो असल में फैब्रिक का बना हुआ था। एंड 9 कॉस्ट, जो 9 कॉस्ट है वो किसकी आई है, फॉर्म टू गो अराउंड द बैनर, यानी कि जो बैनर था उसके साइड्स, उसके कॉर्नर्स को मजबूत करने के लिए 9 रुपीज़ का खर्चा आया है। टोटल इसने हमें बताया है 10 यार्ड इसका पेरीमीटर है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, आपने विड्थ ऑफ बैनर बतानी है कितना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ बैनर। लेंथ ऑफ बैनर इन्होंने हमें दिया हुआ है, लेंथ ऑफ बैनर हमारे पास है 4 यार्ड। नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ बैनर। पेरीमीटर ऑफ बैनर कितना है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ बैनर क्वेश्चन में दिया हुआ पेरीमीटर ऑफ टोटल बैनर का जो पेरीमीटर है वो 10 यार्ड है। इन्होंने कहा है व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। विड्थ ऑफ बैनर फाइंड आउट करनी है। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी हमें पेरीमीटर गिवन हो, लेंथ गिवन हो और हमने रेक्टेंगल, अब ये रेक्टेंगल फॉर्म में था तो हमने इसकी विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाना है, और ये फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल होता है P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस W। अब यहाँ पे देखिए पेरीमीटर का आंसर हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ बैनर 10 यार्ड। यहाँ पे 10 हम पुट करेंगे। 2 हमने लिखा, L से लेंथ हमें क्या दी हुई है 4 यार्ड, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। W की कोई वैल्यू नहीं है, विड्थ एज इट इज़ आएगा। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 4 सा 8, 2 जब W के साथ मल्टीप्लाई होगा 2W आ जाएगा, 10 का 10 एज इट इज़। 8 को इज इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे क्योंकि वेरिएबल को हमने सेपरेट करना होता है। 8 इस साइड पे आएगा, ये -8 हो जाएगा, पीछे 2 विड्थ बचेगा। 10 में से 8 के 2 बचा, यहाँ पे हमारे पास 2W आ गया। W एज इट इज़, 2 इसके नीचे भी डिवाइड करना है आपने, इसके नीचे भी, क्योंकि हमने W की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 आ जाएगा। मीन के हमारे पास जो W की वैल्यू आई है वो है 1। W की वैल्यू आई है वो क्या है, वो है 1। दोबारा देख लें, पेरीमीटर ऑफ बैनर है 10 यार्ड दिया हुआ है हमें।
लेंथ ऑफ बैनर हमें 4 यार्ड दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। रेक्टेंगल इस फॉर्म में होती है, इसमें इसकी ये 2 साइड्स बराबर होते हैं और ये 2 साइड्स बराबर होती हैं। तो हम इसका जो पेरीमीटर का फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला है जो आपने ज़ुबानी याद करना है। इसमें पेरीमीटर में पी की जगह 10 डालेंगे क्योंकि यहाँ पे 10 पुट किया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गिवन है पेरीमीटर जो है वो 10 यार्ड है। 10 टू एज इट इज़, लेंथ की जगह हमने 4 पुट करना है क्योंकि लेंथ ऑफ बैनर हमें 4 गिवन है, W एज इट इज़। इसके बाद हमने करना है 2 को मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। 2 4 ज़ा 8, 2W प्लस 8 इज इक्वल की साइड पे आएगा, माइनस हो जाएगा। जब भी कोई भी चीज़ इज इक्वल की दूसरी साइड पे आती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद इन दोनों को माइनस किया, 2 आ गया। W फाइंड आउट करना है, जब कोई चीज़ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो तो दूसरी साइड पे जाके वो डिवाइड हो जाती है, तो कटिंग होगी, हमारे पास W का आंसर 1 आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एसेट क्या चीज़ है, कैपिटल क्या है और डेबिट क्या है। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे है एक फैक्ट्री को फैक्ट्री की स्टार्टिंग में उस पर जितनी भी लागत आती है वो 20 लाख की है, 20 लाख की है। यहाँ पे एक चीज़ है हमारे पास एसेट जो है वो पूरा 20 लाख है, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है 3/5 इज़ द कैपिटल क्या है, कैपिटल वो अमाउंट होती है जो हम उस टाइम फौरी तौर पर फैक्ट्री के लिए हम पे कर देते हैं, उस चीज़ को कैपिटल कहते हैं, कैपिटल। और सेकंड जो चीज़ होगी वो है डेबिट वो अमाउंट होती है जो हम लोन वगैरह की शेप में ले लेते हैं। इतना 3/5 तो हमने कैपिटल पे कर दिया, लेकिन जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ अमाउंट थी वो बच गई थी, जो हमें चाहिए थी वो डेबिट थी। डेबिट वो अमाउंट होती है जो हम लोन की सूरत में लेते हैं या इन्वेस्ट की सूरत में लेते हैं, ठीक है। ये आई होप आपको इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अशू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट 20 लाख था, इसका 3/5 कैपिटल था और रेस्ट इज़ द डेबिट था। हमने फाइंड करनी है अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट। इसके लिए हमें एक फार्मूला भी साथ ही गिवन है, एसेट इज इक्वल है कैपिटल प्लस डेबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने यहाँ लिखना है टोटल एसेट ऑफ फैक्ट्री, टोटल एसेट ऑफ फैक्ट्री कितना है, 20 लाख का। नेक्स्ट, अब सेकंड हमने लिखना है कैपिटल हमारे पास क्या है, कैपिटल को आपने देखना है ध्यान से। उन्होंने क्या 20 का 3/5, 20 लाख का 3/5 जो है वो कैपिटल है, यानी 20 लाख का 3/5, 3/5 किसका है, 20 लाख का है। तो आप डायरेक्ट 20 लाख भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये लिखा हुआ है 3/5 किसका, 20 लाख ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल, यानी 20 लाख का 3/5 जो अमाउंट है वो कैपिटल है। ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसको आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। इन दोनों को आपने इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ये करना है, कैलकुलेटर लेना है, कैलकुलेटर पे आपने वैल्यू डालनी है। अच्छा जी, 20 लाख है हमारे पास, इसको आप मल्टीप्लाई 3 कर दें, डिवाइडेड बाय इसको 5 करें, आपके पास आ जाएगी 12 लाख। कैपिटल जितना हमने उस टाइम पे किया है वो है 12 लाख। अब नेक्स्ट चीज़ हमने जो फाइंड आउट करनी है वो है डेबिट कैसे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जो फार्मूला हमें गिवन है वो हमने यहाँ पे लगा लेना है। एसेट का फार्मूला लगाना है। एसेट हमारे पास किसके इक्वल है, कैपिटल प्लस डेबिट। अब आपने डेबिट की वैल्यू निकालनी है ना, डेबिट को आपने यहाँ पे रहने देना है, एसेट को यहाँ लिखना है और कैपिटल को इस साइड पे लेके आए, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला ड्राइव हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल का साइन। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। किस तरह सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे आप फार्मूला अगेन लिखें, डेबिट किसके इक्वल है, एसेट माइनस कैपिटल के, यहाँ पे लिखने हैं आप एसेट माइनस कैपिटल। एसेट कितना था टोटल, 20 लाख का, वो पूरी अमाउंट आपने यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है। कैपिटल आपके पास कितना आया था, 12 लाख। आपने इसको माइनस कर लेना है,
कैलकुलेटर लेना है आपने। इसको माइनस करेंगे 12 लाख में से। चलिए, हमारे पास टोटल जो बचता है डेबिट वो 8000 बचता है। ये मीन कि 8000 हमने लोन लिया है या इन्वेस्टमेंट जो होती है वो की है, वो 8 लाख की थी, सॉरी 1000 नहीं 8 लाख। ये हमारा क्वेश्चन 8 डन है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to be -89.2। ये जो साइन है सी के ऊपर छोटा सा होता है, ये डिग्री का होता है। इसको हम सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं या हम इसको सेल्सियस भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों इसे कह सकते हैं। यहाँ भी बताया गया है कि दुनिया का जो सबसे कम टेम्परेचर है वो 100 years पहले जो रिकॉर्ड हुआ है वो -89.2 सेल्सियस कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, अंटार्कटिका में जो जगह है वोस्टक, वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है। और कब हुआ है? जुलाई 21, 1983 में। कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। उन्होंने बताया है कि ये जो टेम्परेचर गिवन है इसको आपने फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है और केल्विन में भी। साथ ही इस क्वेश्चन में आपको 2 फार्मूलाज भी गिवन है, फ़ारेनहाइट का भी है, केल्विन का भी है। सबसे पहले देखें जो आपको वैल्यू दी गई है वो किस में, सेल्सियस में दी गई है। सी सेल्सियस को शो करता है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में हम सी लिख लेंगे। सी की वैल्यू है -89.2। सी की जो वैल्यू है, सेल्सियस की जो वैल्यू है वो 89.2 दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। फ़ारेनहाइट का ये फार्मूला है गिवन क्वेश्चन में ऑलरेडी, हमने यहाँ लिख लेना है F = 9/5 C सेल्सियस को शो कर रहा है +32। 9/5 आप एज इट इज़ लिखें। सी की जगह आपने वैल्यू लिखनी है 89.2 +32 लिखना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर लेना है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने 89.2 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ। आपके पास क्या आ जाएगा, 802.8। फिर आपने इसको डिवाइड करना है 5 पे। आपके पास आ गया 160.56। इसमें आपने ऐड कर देना है 32। आपके पास इसका जो आंसर आया है, अच्छा यहाँ भी आपने क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है। इसमें सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने डिवाइड करना है 9 को 5 पे डिवाइड करना है। 9 को 5 पे डिवाइड किया हमने, 9 डिवाइडेड बाई 5 किया, हमारे पास 1.8 आ गया। 1.8 के बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है -89.2 के साथ। आपने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, पहले इज इक्वल लगा लें, फिर आपने मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट लगानी है। जैसे एज इट इज़ वैल्यू लिखी, आपने वैल्यू लिखनी है 89.2, दोबारा ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है +32, प्लस लगाना है, 32 लिखना है। एक मिनट, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 32। अब देखिए हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है -128.56 आया है अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है -128.56। चलें जी, अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसमें हमें केल्विन में उन्होंने कहा था कन्वर्ट करना है। केल्विन का फार्मूला है K = सेल्सियस +273। हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू दी गई है सी की वो यहाँ पे लिखनी है -89.2 +273। अब आपने कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर में आपने एज इट इज़ वैल्यू लिखनी है -89.2 +273। आपके पास आंसर आया है 183.8। आंसर फाइनल हमारे पास आया है 183.8। यहाँ पे हमने ये इसको के लिख लेना है इसके साथ, इस साइड पे हमने यहाँ पे हमने साथ के लिख लेना है, केल्विन का साइन, और यहाँ पे एफ लिख लेना है, फ़ारेनहाइट का साइन। ये दोनों क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन।
एक कंपनी को पेनलाइज्ड मतलब जुर्माना हुआ है, फ़ाइन हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों हुआ है? क्योंकि वो लो क्वालिटी प्रोडक्शन रेडी कर रहे थे। प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन वो चीज़ें होती हैं जो किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी कंपनी में तैयार की जाती हैं। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर्स होल्डर, अगर एक कंपनी के 3 शेयर होल्डर हैं, फरा, मरियम एंड तहरीम, ये तीनों इन्वेस्ट कर रहे हैं इन द रेशो ऑफ 1 2 3। जो रेशो है वो 1 है, 2 है और 3 है। यानी फरा ने 1 शेयर, मरियम के 2 शेयर हैं और तहरीम के 3 शेयर हैं। एंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़, जो अमाउंट है जुर्माने की वो ये है, ठीक है। फाइंड अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर। आपने बताना है जो अमाउंट जुर्माने की दी गई है, फाइन की दी गई है, इसमें हर शेयर 3 शेयर जो होल्डर हैं उनमें से हर एक कितना कितना फ़ाइन पे करेगा। अब ये क्वेश्चन समझ अगर आपको आ गया तो आपका आगे सॉल्व करना बहुत इजी होगा। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। इसमें हमने ऐसे करना है, सबसे पहले हमने लिखना है टोटल अमाउंट ऑफ पेनल्टी, टोटल अमाउंट जो इसकी दी हुई है फ़ाइन की वो लिखनी है। टोटल अमाउंट ऑफ कितनी है? 45,06,868.97। आगे हमने लिखना है रेशो ऑफ शेयर। रेशो ऑफ शेयर कितना है हमारे पास? रेशो ऑफ शेयर, रेशो ऑफ शेयर यहाँ पे लिखा। रेशो कितनी दी हुई है? 1 2 3, तीनों हमने यहाँ पे लिख लेना है। आगे आपने क्या करना है? सम ऑफ रेशो निकाल लेना है। यहाँ पे आपने लिखना है सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशो 1 + 2 + 3, ये हमारे पास टोटल कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पे आप लिख लें 6, स्पेस कम होगी ये। नेक्स्ट आपने करना है, यहाँ पे लिखना है अब पहला शेयर होल्डर कौन सा था? फरा थी। फरा का लिखना है कि फरा को कितना फ़ाइन होगा। फरा का यहाँ पे लिखें, फरा पेनल्टी अमाउंट। फरा का कितना था शेयर? टोटल जो शेयर था वो इतना था। फरा का कितना शेयर था? जो पहला नाम फरा का था, फरा का 1 शेयर है, तो 1 के साथ हमने टोटल फ़ाइन को मल्टीप्लाई करना है। जो फ़ाइन है वो यहाँ पे लिखना है 68.97। डिवाइड किस पे करना है? टोटल रेशो पे। टोटल रेशो क्या थी? 6 थी। अब आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेना है। आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है तो वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी, ठीक है। फिर भी आप करके एक दफ़ा देख लें। 456,868.97, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6। टोटल जो अमाउंट हमारे पास आई है वो आई है 76,144.82। बस इतनी लिख लेते हैं हम, ये इतनी कॉस्ट आई है। टोटल इसका जो लॉस था वो इतना हुआ है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इसी तरह मरियम का निकाल लेंगे। मरियम के कितने थे शेयर? 2 शेयर थे मरियम के। इसी तरह हमने 2 को ये हम इसको बॉक्स में लिख रहे हैं ताकि आपको क्लियर रहे। मल्टीप्लाई कर लेंगे फाइंड वैल्यू रकम के साथ। अब इसको डिवाइड किस पे करेंगे? 6 पे करेंगे। डिवाइड हमने 6 पे कर लिया। 2 मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर लेना है आपने, 2 को मल्टीप्लाई करना है। 456868.97। जो वैल्यू हमारे पास आई है वो आई है, जो भी वैल्यू आई आपने उसको आपने इस तरह लिखना है और डिवाइड किस पे करना है? डिवाइड आपने कर लेना है 6 पे। आपके इस पास आएगा 51, वो आप इस साइड पे लिख लें
15228.9.66 राउंड ऑफ करके ये हमारे पास आ गया। लास्ट वाली जो हमारे पास बच गया था वो क्या था, वो तहरीम थी। तहरीम का भी रहता है, तहरीम का फाइंड आउट करना है। जिसका शेयर जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका लॉस ज़्यादा होगा। प्रॉफिट हो लॉस हो किसी भी कंपनी का तो वो इस तरह डिवाइड होता है। इस तरह जितने शेयर जिसके ज़्यादा होते हैं उसमें उसका लॉस भी उतना ज़्यादा ही होता है। अगर आप पे कोई फ़ाइन वगैरह लगता है, कोई कंपनी क्रैश कर जाती है, और अगर कोई इसमें आपको प्रॉफिट हो तो जिसके शेयर ज़्यादा होते हैं प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होता है। चलिए आप तहरीम की तरफ, तहरीम की अमाउंट देखते हैं। तहरीम के पे कितना फ़ाइन हुआ है। इसके टोटल शेयर हमारे पास 3 थे। इसी तरह इसको भी आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है टोटल फ़ाइन को, ठीक है। इसको डिवाइडेड बाय 6 करना है। डिवाइडेड बाय 6 करेंगे हम, कैलकुलेटर ले लेना है आपने। 3 × 4 5 6 8 68.97। अब आपने इसको डिवाइडेड बाय 6 करना है। देखना है आपके पास रकम क्या आ रही है। आपके पास जो कॉस्ट आ रही है वो 228429। चलें जी, ये जिसकी लास्ट आई है। लेकिन इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि जिसका शेयर सबसे ज़्यादा था उसको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, ठीक है।